Good morning, students. Welcome to the Revolution Academy. So today we will discuss the topic Janpadodwans or epidemic or pandemic or environmental toxicology. So coming to the Ayurvedic concept, if we see कि आयुर्वेद जो है वो प्राचीन काल में इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस था क्योंकि ये भारतीय संस्कृति की पद्धति थी। ठीक है, लोग जो है अपनी पद्धति पर भरपूर विश्वास करते थे। लेकिन अगर आज के टाइम में देखें तो आयुर्वेद की दवाई लेने से पहले पेशेंट खुद पूछते हैं कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट हैं क्या। ठीक है, तो वहीं अंग्रेज़ी दवा का अगर उनको पहले से पता होता है कि हाँ इसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, फिर भी वो लेते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक दवा पे उनको विश्वास रखने के लिए बहुत ज़्यादा उनको रिसर्च और एविडेंसेस चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मेन फ़र्क यहीं आ जाता है कि अगर विश्वास है तो किसी भी पद्धति से, किसी भी ट्रीटमेंट से कोई भी पेशेंट ठीक हो सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले ज़माने में क्या होता था कि जो शत्रु रहते थे, राजाओं के शत्रु रहते थे, वो लोग क्या करते थे कि जो राजा को मारने के लिए वो लोग खाने को, पानी को, ठीक है, जो ड्रेसेस पहनते थे उनको कंटामिनेट कर देते थे पॉइजन से। ठीक है, तो शत्रुओं द्वारा जो ऐसे दूषित किए गए इन द्रव्यों को निम्नलिखित लक्षणों से पहचान कर वो लोग शोधन किया करते थे। ठीक है, तो विष दूषित जल के लक्षण अगर आप देखेंगे तो वो इस प्रकार है: दुष्टम जलम पिच्छलम, उग्र गंधी फेनान्वितम, राजा भी आवृतम च। मतलब दुष्ट जल जो है उसके अंदर पिच्छलता होगी, ठीक है, उग्र गंधी होगा, फेन मतलब उसके अंदर फ्रोदिंग होगी, और विभिन्न कलर की राजी मतलब रेखाएं दिखेंगी। ठीक है, और मेंढक, मंडूक आदि जो जीव हैं उसमें मर जाते हैं, जितने भी अनूपचर जो होते हैं वो मर जाते हैं। और इस जल में क्या है कि उस जल को सेवन करने के बाद these symptoms will appear like vomiting, मोह, ज्वर, दाहा और शोफ इत्यादि। ठीक है, तो उनके दोषों मतलब इस तरह से दोष अगर आते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो है वो भी बता रखा है कि अगर दूषित जल के आपको पता लग जाते हैं कि हाँ ये जल दूषित है, तो उसको ट्रीट करने के लिए, उसको प्योरीफाई करने के लिए धव, अश्वकर्ण, असन, पारिभद्र और पाटला, निर्गुंडी ये ड्रग्स लेकर इनको राख करके ना इनको जल के अंदर छिड़क देते हैं, तो उससे क्या है जल प्योरीफाई हो जाता है। उसके बाद अगर हम देखें तो अष्टांग संग्रह में भी जल निर्विषीकरण योग बताए हैं, जिसमें कई तरह ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिक्स की जाती हैं। ठीक है, जैसे हरिद्रा, दारू हरिद्रा इत्यादि जो विषग्न पहले से ही कही गई हैं, उनको मात्रा में लेकर जितनी इंडिकेटेड है उनकी भस्म की जाती है और उनसे क्षार तैयार की जाता है और उसका फिर कंसंट्रेट करके पानी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस पर हमारे एक बहुत ही अद्भुत सीनियर ने एक बहुत अच्छी रिसर्च की थी जो आगे भी आजकल लागू होने वाली है। ठीक है, तो आधुनिक युग में इसे हम एनालिटिकल स्टडी के रूप में ले सकते हैं। जब आप एमडी में एडमिशन लेंगे तो ये एक रिसर्च आप कर सकते हैं, एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विष दूषित भूमि के लक्षण क्या क्या होते हैं। जो आचार्य सुश्रुत जी हैं उन्होंने बता रखा है कि जो विष दूषित भूमि रहती है ना, वो क्या है, वहाँ के स्पर्श से ही मनुष्य जो पशु पक्षी रहते हैं उनका अंग जो है शोथ हो जाता है उनमें, और उनके रोम और नख गिर जाते हैं। ठीक है, तो इसी से ये एजम्पशन कर सकते थे पहले के जो विष चिकित्सक होते थे। तो उसके प्रतिकार के लिए उन्होंने क्या किया कि एलादी गण जो रहते हैं उसके अंदर सुरा को पीसकर दूध एवं काली मिट्टी से मिलाकर उस दूषित भूमि पर छिड़काव किया जाता था। ठीक है, तो जिससे वो विषग्न औषधियों का छिड़काव और परिषेक से वह विष दूषित भूमि जो है स्वच्छ हो जाती थी, शुद्ध हो जाती थी। उसके बाद विष दूषित वायु के लक्षण जो हैं वो आचार्य सुश्रुत जी और आचार्य चरक जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ मैं आचार्य सुश्रुत जी का बताना चाहूँगी। तो उन्होंने बताया कि धूमे अनिले व विषम संप्रयुक्तम खगा श्रमार्था प्रपतंती भूमि, और विभिन्न लक्षण जैसे कि कास, प्रतिशाय, शिरोरुजा, ठीक है, ये सब लक्षण बताए हैं। और नेत्र रोगों के बारे में भी बताया कि इन सब से दूषित होने से नेत्र रोग भी हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि इन सब जो ये लक्षण आ गए हैं, इनसे विषाक्त होकर जो है पक्षी जो है वो
थक कर ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो इनकी चिकित्सा के लिए क्या बताया है कि लाख, हल्दी, तमालपत्र, तगर, कुष्ठ प्रियंगु इत्यादि लेकर अग्नि में जलाकर धूपन से विषाक्त वायु का शोधन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है विष दूषित तृणमय भोजन द्रव्य के लक्षण। अब उसके बाद कोई भी प्राणी अगर विष दूषित भोजन करता है तो ये निम्न लक्षण आ जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी। जैसे वमन हो गया, अतिसार हो गया, उसके बाद इट विल फॉलो लेटर ऑन पेशेंट विल गो टू द मूर्छा एंड मृत्यु। तो जब जब इनके लक्षण आते हैं तब तक लक्षण पहचान कर जो है विषनाशक अगदों का लेप करके, जो पहले ज़माने में ऐसे करते थे कि जो वाद रहते, जो उनके ऊपर लेप लगा के विषग्न द्रव्यों का, ठीक है, उससे वादन किया जाता था। ठीक है, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे उन विषग्न अगदों का लेप से युक्त जो ढोल नगाड़े होते थे। ठीक है, और उनमें क्या किया था, चांदी, पारा, सोना, सारिवा और इक्वल क्वांटिटी में लेकर उसमें कुरविंद और गोपित लेकर उनका भी घोल बनाकर जो है उसको ढोल पर लगा के जो है उसका नगाड़ा किया जाता था, जिससे विष प्रभावी हो जाता था। उसके बाद बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जो एजेंट्स रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, तो उनमें जो सबसे पहले बैक्टीरिया आया था वो एंथ्रेक्स का आया था। ठीक है, तो उसका एजेंट जो है बैसिलस एंथ्रेसिस है और ये एयर से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, पॉसिबल जो रिलीज़ रहते हैं वो स्पोर्स रहते हैं इसके। उसके बाद प्लेग आया था। ठीक है, जिसका एजेंट जो था वो यर्सीनिया पेस्टिस था, वो भी एयरोसोल इन्फेक्शन एयरसोल रूट से हुआ था और वेजिटेटिव सेल को ये पॉसिबली रिलीज़ करता था। उसके बाद ब्रुसेलोसिस, ठीक है, उसमें भी ये भी एयर से आया था और वेजिटेटिव सेल्स को अफेक्ट करता है, मतलब वेजिटेटिव सेल को पॉसिबली रिलीज़ करता है। उसके बाद वायरसेस आए थे, जैसे वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स का था, ये भी एक एपिडेमिक की तरह फैलता है और इसके भी एयरोसोल रूट रहता है एयर से, और वायरस पार्टिकल्स जो है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर ईबोला वायरस आया था, ठीक है, जिससे ईबोला हेमरेजिक फीवर होता है और एयरोसोल रूट रहता है इसका भी, और वायरस पार्टिकल्स जो है एक से दूसरे में फैलते हैं। उसके बाद टॉक्सिन्स अगर देखें तो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है, जो मेन कॉज रहता है फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, तो बॉटुलिज्म जो रूट रहता है, टॉक्सिन रहता है, वो इंडाइजेशन करता है और ये ओरली जो है ओरली फूड और वाटर के थ्रू जाता है बॉडी के अंदर। ये टॉक्सिन रहता है और एक से दूसरे में फैल सकता है। और स्ट्रेप्टोकोकस यूरेंस जो है वो बेसिकली जो है ये भी इंजेक्शन के थ्रू और वाटर और फूड के थ्रू फैलता है और ये स्टेफाइलोकोकस एंटेरोटॉक्सिन टाइप ऑफ टॉक्सिन रहता है। ठीक है, तो ये भी इसका भी मेन सोर्स जो है वो इंजेक्शन से है और फूड और वाटर से फैलता है। उसके बाद बायोलॉजिकल वॉरफेयर के जो एजेंट्स रहते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, तो उनमें जो सबसे पहले बैक्टीरिया आया था वो एंथ्रेक्स का आया था। ठीक है, तो उसका एजेंट जो है बैसिलस एंथ्रेसिस है और ये एयर से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, पॉसिबल जो रिलीज़ रहते हैं वो स्पोर्स रहते हैं इसके। उसके बाद प्लेग आया था, ठीक है, जिसका एजेंट जो था वो यर्सीनिया पेस्टिस था, वो भी एयरोसोल इन्फेक्शन एयरसोल रूट से हुआ था और वेजिटेटिव सेल को ये पॉसिबली रिलीज़ करता था। उसके बाद ब्रुसेलोसिस, ठीक है, उसमें भी ये भी एयर से आया था और वेजिटेटिव सेल्स को अफेक्ट करता है, मतलब वेजिटेटिव सेल को पॉसिबली रिलीज़ करता है। उसके बाद वायरसेस आए थे, जैसे वेरियोला वायरस जो है स्मॉल पॉक्स का था, ये भी एक एपिडेमिक की तरह फैलता है और इसके भी एयरोसोल रूट रहता है एयर से और वायरस पार्टिकल्स जो है एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं। फिर ईबोला वायरस आया था, ठीक है, जिससे ईबोला हेमरेजिक फीवर होता है और एयरोसोल रूट रहता है इसका भी, और वायरस पार्टिकल्स जो है एक से दूसरे में फैलते हैं। उसके बाद टॉक्सिन्स अगर देखें तो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म, ठीक है, जो मेन कॉज रहता है फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, तो बॉटुलिज्म जो रूट रहता है, टॉक्सिन रहता है, वो इंडाइजेशन करता है और ये ओरली जो है ओरली फूड और वाटर के थ्रू जाता है बॉडी के अंदर। ये टॉक्सिन रहता है और एक से दूसरे में फैल सकता है। और स्ट्रेप्टोकोकस यूरेंस जो है वो बेसिकली जो है ये भी इंजेक्शन के थ्रू और वाटर और फूड के थ्रू फैलता है और ये स्टेफाइलोकोकस
एंटेरोटॉक्सिन टाइप ऑफ टॉक्सिन रहता है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी मेन सोर्स जो है वो इंजेक्शन से है और फूड और वाटर से फैलता है। Now we will see the nuclear war and its effects. So coming to the introduction of nuclear weapon, these are those destructive weapon which are available for use on the battlefield today. So principal physical effects of the nuclear weapon are blast, thermal radiation, nuclear radiation, etc. These effects are dependent upon the yield of the weapon expressed in the kilotons and physical design of the weapon and upon the method of employing it. For a low amplitude detonation of the moderate sized weapon, the energy is distributed as follows. So basically न्यूक्लियर वेपन जो है वो जो फ्रंट टू फ्रंट वॉर में यूज़ किए जाते हैं वो वेपन्स रहते हैं। इनके जो है बेसिकली रेडिएशंस कॉज करते हैं ह्यूमन के ऊपर बैड इफ़ेक्ट्स। दीज आर एज फॉलो, जैसे कि जितना ज़्यादा एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी सेल के अंदर उतना ही डैमेज होगा, बायोलॉजिकल डैमेज या ह्यूमन डैमेज। तो और दूसरी बात क्या है, द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपोजर अगर हाई है तो रेडियो एक्टिविटी बॉडी के अंदर ज़्यादा होगी और उतनी ही डैमेज बॉडी के अंदर मिलेगा। लाइक वी सी अगर हेयर पे देयर विल बी लॉस, ठीक है। दूसरा, ब्रेन के अंदर रेडिएशंस जो है दे किल्स द नर्व सेल्स and small blood vessels and causes the seizures and immediate death. If you see the effects on thyroid gland, there will be susceptible to radioactive iodine, and in sufficient amounts the radioactive iodine can destroy all or part of the thyroid. By taking potassium iodide, it can reduce the effects of exposure. उसके बाद ब्लड के अंदर अगर एक्सपोजर आता है तो ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ एंड गम्स विल सी, and internal bleeding etc. will be coming from the patient, and the blood lymphocyte cell count will be reduced, leaving to the victim more susceptible to the infection. And next, heart per there will be immediate damage to the blood, small blood vessels, and probably cause the heart failure and death. The effects shown on the GIT, there will be radiation damage to the intestinal tract lining, causes the nausea, vomiting, and bloody diarrhea also. Next, reproductive system पर there will be long term effect. Some radiation sickness victim will become sterile. इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पर ही ख़त्म होता है।